डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्र खोर आदमी है आप में, तो कोई असर आप पे माहो साल का कुछ नहीं होता? क्या खाना पीना आपका? इस सवाल आपने इतना मुश्किल कर दिया कि जो है खाने का जो है वो माहो साल से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि उम्र जो होती है मैं एक दफ़ा कहा था कि मैंने जो है ज़िंदगी स्टार्ट की है बुढ़ापे से, फिर मैंने जवान होना है और ज़िंदगी का ख़ात्मा मैंने बचपन पे करना है। तो अभी मेरी जवानी चल रही है और मैं कोशिश करता हूँ कि खुश रहूँ, दूसरों को खुश रखूँ, और उम्र जो है वो आपकी सोच से उसका सारा ताल्लुक है। अगर आप फील करते हैं आप यंग हैं तो आपका जिस्म जो है वो आपके इस आर्डर को ओबे करता है और वो आपको उसी तरह रखता है। सो उम्र कुछ नहीं है, ये आपकी फीलिंग है। डॉक्टर यूनुस भट्ट एक ब्रांड, मतलब वो जैसे नाम आप कहें, जैसे दुनिया के ब्रांड्स होते हैं, ये ब्रांड आपने सोचा था कि आपका नाम एक ब्रांड होगा? नहीं, मैंने जो है मेरे तौर पे जब भी कोई आदमी काम करता है तो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं करने की। मेरा ये था कि मैंने शुरू में एक ट्रेजेडी लिखी तो वो खुद भी रोता रहा लिखते हुए और देखने वाले भी देख के रोते रहे। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैंने वो कोई काम करना है जिससे मैं खुद परेशान हूँ और ना वो काम करना है जिससे देख के दूसरे वाले परेशान हों। सो शुरू में कॉमेडी जो थी उसको लोग इतना मानते नहीं थे, वो कह रहे थे ये तो एक सनफ़े सुखन भी नहीं है। हमारे जो तरक्की पसंद अदीब थे वो कहते कि जब तक ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी ही बड़ा अदब है। तो मैंने कहा मेरे नज़दीक बड़ा अदब और छोटा अदब नहीं होता, लिखने वाला बड़ा और छोटा होता है। जब शायरी गालिब करता है तो शायरी बड़ी हो जाती है, जब अफसाना मंटो लिखता है तो अफसाना बड़ा हो जाता है, जब हम जैसे छोटे लोग वो काम करते हैं तो वो अफसाना भी छोटा हो जाता है, वो शायरी भी छोटी हो जाती है। इसलिए तंज़ो मज़ाह जो है वो उसका भी ताल्लुक जो है वो ये है कि उसको लिखने वाले अगर बड़े होंगे तो सनफ़े सुखन भी बड़ी हो जाएगी। सो मैंने ज़िंदगी को अपनी को एक मकसद के तहत मज़ाह तक महदूद किया कि मुझे लोगों को हंसाना है, और इस नीयत के साथ कि अल्लाह और तो नेकियां हमने की नहीं, तेरी मखलूक को खुश रखने के लिए लिखते रहे। हमारी ठाकरा भी चलेंगे, कामों की भी, लेकिन उससे पहले आपकी तहरीरें, आपके ड्रामे, सिटकॉम, मतलब यू नेम इट, फिर किताबें वही कलेदा तासुरात से भरी हुई होती हैं। लेकिन डॉक्टर यूनुस भट्ट को जो लोग मिले वो उनके चेहरे से तासुर नहीं पता लगने देते आप। ये इसमें आप बहुत आला हैं। आप अपने तक मेरा ख्याल बहुत ही कम लोग होंगे जिनको आप पहुंचने दें, आप पता नहीं लगने देते डॉक्टर साहब, मैं राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बल्कि बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत हैरान और परेशान होते हैं। मेरे अक्सर जब मैं अस्पताल में होता था तो मरीज़ आके मुझे यही कहते थे कि डॉक्टर साहब आपकी तहरीरें पढ़ के तो बड़े हम हंसते हैं। इवन उन दिनों मैं एक शो करता होता था दिलदार भट्टी साहब वाला, आप बहुत हंसाते हैं। लेकिन आम जिंदगी में यह है कि मैंने बहुत कम हुआ है कि मैंने अपने किसी दोस्त पे कोई फ़िक्रा उछाला हो या कोई ऐसी बात कही हो जिससे उसका मतलब कोई बहुत लाफ्टर है हो। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक आम सी ज़िंदगी जो है वो गुजारता हूँ। अक्सर मेरे जो दोस्त होते हैं, मेरे करीबी लोग होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं कोई राइटर हूँ। बल्कि अभी कल ही मेरी बीवी जो है वो बता रही थी कि वो मेरी बेटी की जो है उसके क्लास फेलोज़, तो वो उनका एक बर्थडे था तो वहाँ सारी वो ख़वातीन आई हुई थी। हालांकि वो मुझसे मिल भी चुकी हैं, तो वो इनसे पूछ रही है कि हमें पता चला है कि वो हानिया एक हमारी क्लास में स्टूडेंट है, तो उसका बाप बहुत बड़ा राइटर है, तो वो हानिया कौन सी है? तो मेरी बीवी ने कहा कि वो मेरी ही बेटी हानिया है। एक वक्त आया कि आपको छपना बहुत अच्छा लगता था, बेस्ट सेलर्स आपकी किताबें संगे मीर पे। अब आपको एक बहुत अरसे से छुपना भी अच्छा लगता है। तो ये जो लुकन मीटी है, आपका काम दिखता है, आपके काम की दाद मिलती है, लेकिन ढूंढो अगर कि भाई वो लबो उन्होंने कितने डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते। असल में अब एक दुनिया ऐसी हो गई है कि आपके पास पढ़ने को, आपके पास जो है देखने को चीज़ें, पूरी दुनिया आपके पास अवेलेबल है। उस वक्त हमारे पास बहुत कम चीज़ें होती थी तो हम वो उनको पढ़ते थे और उसके बाद फिर हम अपना टाइम दूसरा भी स्पेंड करते थे। अब ये होता है कि मैं जब सुबह बैठता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आज जो है इतनी तो जो है ना वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, इतनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं फ़लाँ जगह, फिर इतनी बुक्स आ गई हैं, इतने नए कॉलम आ गए हैं लोगों के दुनिया में। तो उनमें से कुछ चीज़ें ही मैं देख पाता हूँ
तो शाम हो जाती है। तो वक्त जो है, अब आपके पास इल्म के इतने ख़जाने पड़े हुए हैं, तो बंदा उन्हीं ध्यानों में लगा रहता है, वो टाइम ही नहीं मिलता। अपने साथ जो है ही ज़्यादा वक्त मेरा गुज़रता है। अपने साथ? हाँ। कुछ लोग कहते हैं अपने साथ वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल है, आपके लिए? मतलब शुरू में तो मुझे लगता था कि बहुत मज़े की बात है। अब मुझे ये डर लगने लगा कि मैं अपने साथ रह के अपनी सोबत में रह के ख़राब ना हो जाऊँ। क्योंकि सोबत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या यादें हैं गाँव की, मारी ठाकरा की, कामों की बिल्लू आपको कहते थे बचपन में? हमने आपसे ही सुनी ये बात। मैं जो है बचपन में ऐसी यादें थी कि मुझे घर वाले बाहर नहीं निकलने देते थे। तो हमारा जो घर था वो ज़रा थोड़ी सी हाइट पे था, तो मैं वहाँ से दूर देखता होता था बच्चों को खेलते हुए। तो तभी से शायद मेरे अंदर ऐसा हो गया है कि मैं सारे खेल मैंने अंदर अपने कर लिए, सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने अंदर कर ली। और वो एक जो होता है ना दूसरों के साथ खेलना या दूसरों के साथ दोस्तियाँ करना, तो मेरी पहली दोस्ती जो थी वो मैंने कलम के साथ की, और वही दोस्ती जो है अभी तक चलती आ रही है। किस उम्र में हो गई थी ये दोस्ती? मेरी जो है बचपन से ही, हैरत मैं आपको बताऊं कि मैं जो है मेरे साथ जब कोई ज़्यादती होती थी, मुझे मार पड़ती थी, या मैं स्कूल में कुछ हो जाता था, या मैं किसी को जुल्म करते भी देखता था या कोई ऐसा, तो मैं रोता नहीं था। बचपन में भी मैं लिखता था। मतलब मुझे याद है सब, एक गधे को मार रहा था डंडों से, तो मैं जाके जो है ना उसको तो नहीं रोक सका, मैंने जाके लिखना शुरू कर दिया। और मैं जब वो लिख के कागज़ को फाड़ता था तो मैं ऐसे लगता था जी भर के रो लिया। सो ये कभी कभी जो है ये जो इसकी स्याही थी मेरे कलम की, वो मेरे आंसू भी होते थे। और मेरा यही दोस्त जो था जिससे मैं सारी चीज़ें शेयर करता था, तो मेरा कैथारसिस इससे हो जाता था। जैसे पेंटर का कैथारसिस जो है उसकी पेंटिंग कर देती है। तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि अगर मुझे एक चीज़ चुनने की इजाज़त दी जाए किसी प्लेस पे रहने के लिए, तो मैं कलम और कागज़ ही चुनूँगा। मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि मुझे जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है मेरे कागज़ और कलम से है। मेरी इस मोहब्बत से मुझे कोई दूर ना करे। वैसे क्या तासुरात थे उनकी इस बात पे? उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं लिख के नीचे उतरता हूँ तो मेरा चेहरा खिला होता है, मैं बहुत प्लेजेंट होता हूँ। और जब मैं कई दिन नहीं लिख पाता तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी जो है वो एक बिटरनेस आ जाती है, थोड़ी सी वो उदासी भी आ जाती है। तो वो जो है मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ लिख लूँ ताकि मेरे अंदर जो है वो एक गुलो गुलजार खिल जाए। और उससे होता है कि फिर सभी दोस्त जो होते हैं, घर वाले, बच्चे, सबके लिए वो बहुत प्लेजेंट हो जाता है ना। अगर बुनियादी तौर पे क्या डॉक्टर यूनुस भट्ट एक ऐसे उदास आदमी हैं जो बहुत सी खुशियाँ बिखेरते हैं और खुश देखना चाहते हैं सबको, या इतने खुश आदमी हैं कि सबको खुश देखना चाहते हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे उदास नहीं हूँ मैं, और बहुत खुश भी नहीं हूँ। मैं एक, जैसे वो हमारा प्रोग्राम था हम सब उम्मीद से हैं, मतलब मुझे हमेशा एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद यही है कि खुशी की उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है। और यही उम्मीद जो होती है वो ना उदास होने देती है और बहुत खुश भी नहीं होने देती, क्योंकि उम्मीदें जो होती हैं वो ज़ाहिर है कहते थे आपको मायूसी की तरफ फिर जाती था, वो ख्वाज जो है वो है, लेकिन आप बैन रहते जो है कोशिश तो डॉक्टर साहब बड़ी बैलेंस्ड है आपकी ज़िंदगी, और बहुत सारे लोग तवाज़ुन की ख्वाहिश करते करते ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्या इसका राज और ये एक कोशिश ही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक तवाज़ुन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी बस एक, आप जो होता है ना जो है ऊपर तने हुए रस्से पे चल रहे हैं, वो उस लम्हे के लिए बैलेंस होगा, आप अगले लम्हे का हमें नहीं पता। सो ये एक कंटिन्यूस एक कोशिश होती है, एक स्ट्रगल होती है कि आप इतना बैलेंस कर लें कि कम से कम आपसे दूसरों को परेशानी, दुख और तकलीफ़ ना हो। क्योंकि आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ना सही, आप किसी को परेशानी ना दें। ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये भी बड़ी कामयाबी है। गुस्सा आता है आपको?
गुस्सा मुझे कम ही आता है कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये समझा है या ये फ़लसफ़ा जो है कि गुस्सा तो आपकी अपनी पनिशमेंट है ना, खुद को सजा देने खुद वाली को बात। सज़ा देना है, किसी की गलती की खुद को सज़ा देना एक पनिशमेंट है। सो है कि अगर आप अपने आप को माफ़ कर दो, खुद को सज़ा ना दो, तो ये बेहतर है। डॉक्टर साहब, जैसी ज़िंदगी आप गुजारना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू फॉर्चुनेट इनफ कि आप वो गुजार रहे हैं, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन भाभी का देखते हैं आप, मिसेस डॉक्टर यूनुस भट्ट का? मेरा ख्याल है कि आप उसको समझ लें कि 100% होता है, क्योंकि आप जब तक आपका घर खुश नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो सकते हैं, और जब तक आप खुश नहीं हैं तो आप कॉमेडी नहीं लिख सकते, आप ट्रेजेडी तो लिख सकते हैं। आप, मैं वो कहता होता हूँ कि जो है ना, बीवी अच्छी मिली तो घर अच्छा हो जाएगा, बीवी अच्छी ना मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। तो ये होता है कि इसमें ये मार्जिन नहीं है कि बीवी अच्छी मिलेगी तो कॉमेडी अच्छी होगी। सो वो एक जो है कुदरत की तरफ से ये एक बड़ी अनायत होती है, और इसमें जो है आदमी को भी जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी खुशी आप खुद को खुश करने से कोई भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुशी आपको हमेशा दूसरे को खुश करने से मिलेगी। खुशी जो है ना डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो आपकी नज़र में मोहब्बत दूसरे को खुश देखने का नाम है? मोहब्बत यही है। मोहब्बत तो बाबा जी वही जो है ना फ़लसफ़ा, कि जिसको आप सौखा रखते हैं, जिसको आप जो है उसको आसानियाँ देते हैं। मोहब्बत जो होती है एक से ज़्यादा दफ़ा भी होती है। तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत कई दफ़ा होती है, पर सच्ची मोहब्बत ये होती है कि जब कई दफ़ा भी हो तो उसी से हो, हर दफ़ा उसी से हो। आप इस मामले में दोनों मियाँ बीवी हम ख्याल हैं? हाँ, मतलब हमारे कम्युनिकेशन लेवल इस तरह का है कि अब हमें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। वाह। मैं वो कहता हूँ कि तो उसको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं जो होता है, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा वो मुझे समझ रहती हैं। टॉप 3 फीमेल एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर यूनुस भट्ट की नज़र में 3। अच्छा, उसमें यह है कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जी यकीनन, हाँ, मैं उन्हीं के बारे में जो है वो ज़्यादा कह सकता हूँ। 3। हाँ, उसमें जो है वो सबा नंबर 1, हाँ, सबा कमर, सबा कमर, उसके बाद वीना मलिक, और जो है वो सबा हमीद। सबा हमीद, ठीक है जी। और टॉप एक्टर्स में अब मेल एक्टर्स जो है इसमें मतलब जितना मतलब बहुत महदूद काम किया हुआ है ना, तो उसमें अभी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो लड़का रोमियो वेड्स हीर में कर रहा है, जो फिरोज, अच्छा जी। और उसके अलावा उसमें जो जेदी बना हुआ है, जेदी, उसकी भी बड़ी अच्छी टाइमिंग है। और पहले जो था फैमिली फ्रेंड में, उसमें था कि वो वसीम साहब बड़े लाजवाब एक्टिंग करते थे। अंजम की बहुत जो है वो बहुत लाजवाब थी एक्टिंग। टॉप 3 डायरेक्टर्स में मतलब जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनमें मतलब अंजम है, नदीम, हाँ, अंजम और नदीम बेग और वसीम अब्बास। बिल्कुल ठीक। और अगर हम ये पॉलिटिकल सटायर के हवाले से बात करें तो इसमें आपके पसंदीदा डायरेक्टर? इसमें जो है पॉलिटिकल सटायर में फवाद वाइन, हाँ, और तहसीन जो है वो अच्छा था। अच्छा, तब्दीली आ गई? तब्दीली मतलब अगर उसको चेंज कहते हैं, चेंज तो फिर यह है कि पहले नोट होते थे जेब में, अब चेंज होता है। भाई ये चेंज आया है। मतलब आप इसको रेजगारी कह रहे हैं इस वक्त? ये हाँ, मतलब यही चेंज आया है। डॉक्टर साहब, जो सिनेमा दुनिया भर में, और आप बहुत व्यूअर हैं बड़े गजब के, हम अभी तक इसको एक मीडियम के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सके? क्या रीज़न है उसकी, और क्यों नहीं अब हमें करना चाहिए? देरी किस बात की? पैसे भी नहीं लगते ज़्यादा इस पर? बेसिकली जो सिनेमा है हमेशा ये होता है कि या दुनिया में बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो पैसे लगाते हैं, और क्रिएटिव आदमी जो होते हैं वो बैठ के वो अलग से अपनी एक कहानी डेवलप करते हैं
और वो उनके पास जाते हैं। सरकार पेट्रोनाइज भी करती है, मतलब वही अमेरिका की जो आप बात कर रहे थे, इसी तरह होता है, ऐसे ही होता है। क्योंकि वो राइटर्स डायरेक्टर्स टाइम स्पेंड करते हैं और वो जाके उनको दे देते हैं। हमारे यहाँ ये है कि अभी जितने भी लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो जो उनके जहन में अपना है ना ख्याल, वो उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं। सो बहुत सारे लोग जो है वो होता है कि वो जी कहानी जो है ना मेरे पास है, ये लिख दें इस तरह की, तो उसमें ज़रा थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है। अभी प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स जब आएंगे तो फिर ये होगा कि जैसे कि मैंने और जो है नूरुल हसन ने या मैंने और अंजुम शहजाद ने बैठ के एक जो कहानी बनाई है, उनको हम करेंगे कि ये हम करना चाहते हैं, तो वो फिर हमें करने दे, तो सिनेमा जो है ना वो डेवलप सब अपना अपना काम करें और फिर वो जॉइंट एफर्ट्स उनकी हो, तो फिर वो बेहतर सिनेमा निकलेगा। गुज़िश्ता 1-2 सालों की बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म कौन सी लगी आपकी जो आपने देखी? अब मुझे जो है, वैसे तो मैं सारी ही फिल्में देखता हूँ, मुझे जो है वो एक्टर ला जो थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। पंजाब नहीं जाऊँगी, उसमें एक थोड़ा सा ये था कि हमारी फिल्म है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो है जब हमारी फिल्म से मुराद ये होता है कि वो हमारी पाकिस्तान की फिल्म तो लगनी चाहिए ना। रहतल लम्हा तो वो नजर आए ना, यहाँ की जो है वो दुख्तर जो थी वो भी अच्छी थी, शाह भी अच्छी फिल्म थी। शाह भी अच्छी। आपका पहला स्क्रिप्ट इशफाक साहब ने पढ़ा और फिर आपको कार्ड भी लिख के दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने मुझे लिख के दिया और कहा कि आप जो है ना वो पीटीवी ले जाओ। पीटीवी में जब ले गया तो पीटीवी का जो दरवाज़ा होता था वो तो किसी के लिए खुलता नहीं था, संग दिल दरवाज़ा था। तो मैंने रिसेप्शन पे उनको दे दिया, उन्होंने वो कार्ड भी दे दिया और अंदर वो ले गए। मुझे मतलब अपना वहाँ स्क्रिप्ट ड्रामा होने का खुशी तो है, लेकिन वो इशफाक साहब का कार्ड गुम होने का मुझे वो है कि वो भी मेरे हाथ से ज़ाहिर उनको दे दिया। और क्या लिखा था उन्होंने लिखा था कि मैंने किसी को अपना पहला ड्रामा इतना अच्छा लिखते नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने इशफाक साहब ने लिखा था तो उन्होंने कर दिया, जो मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र शुरू हो गया वहाँ से। और फिर आपकी यावर हयात साहब से भी मुलाकात होती है, वो अब्बा जी का भी जिक्र आता है कि उनको भेज दीजिएगा स्क्रिप्ट। यावर साहब जो थे वो एक दफ़ा मेरा एक ड्रामा जो था वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी राइटर को बुलाएं। अब जो राइटर को बुलाया गया, यानी आप गए? मैं गए, तो उन्होंने मुझे वो जो सैफ़ी था उसने कहा जी वो यूनुस भट्ट साहब आ गए हैं। उन्होंने मुझे देखा, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का, उसी तरह किताबें पकड़ी हुई, तो मुझे देख के कहने लगे चांद जी अब्बा जी नहीं आए। वो समझ रहे थे कि शायद मेरे अब्बा जी ने ये लिखा है और उन्होंने बेटे को भेज दिया है। सो अक्सर ये होता था कि कराची से जैसे एक दफ़ा तलत हुसैन साहब आए, तो यावर साहब जो होते थे उनको बुला के कहते थे आए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। तो जब वो बैठ जाते थे कहते कि मेरा जो सीरियल है वो उसका राइटर ये है, तो वो ऐसे टर्न करते थे यावर साहब से मेरी तरफ पैन होता था। मैं उस वक्त ज़ाहिर है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, और वो लोग जो थे वो फिर यावर साहब की तरफ देखते थे और उनको कुछ समझ नहीं आती थी। आपके पोटेंशियल से मुझे लगता है कि यावर हयात साहब, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, ही न्यू योर पोटेंशियल फ्रॉम डे वन। उनको पता था कि आप आगे क्या क्या करेंगे और क्या क्या आपके। अच्छा, वो उसका उन्होंने वो टेस्ट बहुत लेते थे ना। उनका होता था कि मुझे एक दिन होता था कि मैं कॉलेज से 3 बजे सीधा मैं चला जाता था पीटीवी। वो जो है शाम 7, 8, 9 बजे तक बिज़ी रहते थे सारे, हम बैठे बातें होती रहती थी। 9 बजे के बाद जो था ना वो कहते थे चले जी चंद जी वो स्क्रिप्ट बताएं। अब वो स्क्रिप्ट होता था कि भाई उसमें एंड पे पूरी कहानी बना दी कि एंड पे एक्सीडेंट हुआ और बंदा जो है वो मर गया। तो जब उठने का टाइम होता था तो यावर साहब मुझे कहते थे कि चाची मरन दा मज़ा नहीं आया, आप ऐसे करें कि वो आदमी जो है वो ठीक है, अब कल उस पे अगली कहानी बना के लाएं। अब मैं अगली कहानी बना के लाता था, फिर उसी तरह वो सुनते थे। जब उठने का टाइम होता था तो कहते थे कि चांद जी मज़ा नहीं आया, अब बिल्कुल बंदा ठीक हो गया तो कोई ड्रामा नहीं रहा, आप ऐसे करें कि उसको माजूर कर दें, कल उस पर कहानी बना के लाएं। सो वो जो एक मुझे ट्रेनिंग उन्होंने कर दी
उसके बाद जो है मेरे जहन में उन्होंने बना दिया कि ड्रामा जो है वो रियल लाइफ की तरह है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हे। तो उसने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया मुझे, क्या मुझे जो होता है वो स्क्रिप्ट में कोई एक्टर चला जाता है, कोई आ जाता है, कोई ये हो जाता है, तो वो जो एक ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग ने कॉन्फिडेंस बहुत दिया। अगर मैं जो व्यूअर्स हमारे हैं उनको ये जानना चाहूँ कि आपने उस कमरे को देखा है जहाँ यावर हयात साहब बैठे होते थे और बात करते थे, क्या एनवायरनमेंट और क्या फ़िज़ा और क्या पर्सनैलिटी थी? यावर साहब जो थे उनकी हर एक बात जो होती थी वो एक बहुत बड़ी कोटेशन की तरह होती थी। मैं आपको अभी बता रहा था कि एक दिन मेरा ड्रामा चला तो अगले दिन मैं कॉरिडोर में खड़ा था और लोग मुझे तारीफ़ कर रहे थे उसकी, तो वो पास से गुजरे, जो मुझे देखा, लेकिन फिर मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि चंद जी, काम जो होता है उसकी दाद जो होती है वो काम होता है, वो काम बजाते खुद आपकी दाद होता है। जब आप एक ड्रामा लिखते हैं या अफसाना लिखते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं और उसकी दाद लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो वो दाद नहीं ले रहे होते, वो आप एक भीख मांग रहे होते हैं। सो दाद लेने के लिए बाहर ना जाएं, दाद जो है वो आपकी तहरीर आपको देगी। आपका अगर आपको उसका मज़ा आ गया तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको मोहताजीज़ नहीं रहेगी, आप अपने काम से ही प्लेयर लेना शुरू करेंगे। टेली प्ले आपका पहला पंजाबी था? जी, पहला मैंने, और वो दंगल था? दंगल था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे अभी ये कहूँ कि मुझे लगता है कि पीटीवी वर्ल्ड का जो हमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है वो ये कि हमने फैमिली फ्रंट देखा। हाँ। फैमिली फ्रंट की जब कास्टिंग होती है और हम देखते हैं, और ये बात आपने अक्सर की, तो उसमें वो अदाकार हमें मिलते हैं जिनकी वजह शोहरत उस तरह से मज़ाक या कॉमेडी नहीं थी। लेकिन इससे पहले आने से पहले आपकी किताबें ऐसे बिकती थी जैसे कोई इंतहा नहीं, मतलब, और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। किताबें कैसे बिक जाती चली? होता है ये, लोग बड़ी लिखते हैं किताबें लेकिन नहीं बिकती डॉक्टर साहब। हाँ, किताबों का असल में हुआ था कि बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात भी हुए। जैसे एक शुरू में हमने मेरी किताब जो शनाख्त परेड थी वो हमने छुपाने के लिए मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास गए तो कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ, और फिर जब वो छपी तो उसके कोई 15 दिन के बाद ही जो है उर्दू बाज़ार का एक बहुत बड़ा पब्लिशर मुझे उसमें, मैं चूँकि किंग एडवर्ड में पढ़ता था, तो वहाँ ढूंढते हुए मुझे आया और वो उसने कहा कि हम आपकी किताब जो है उसका अगला एडिशन छापना चाहते हैं। आपने बड़ी एक लाइन ड्रॉ कर रखी है डॉक्टर साहब, इखलाकी हवाले से, एंड दैट इज़ सेल्फ ड्रॉन। आप उसको क्रॉस नहीं करते। हमने पिछले सालों में एक रंग और हवा देखा, जूम आनी और उसमें, लेकिन आपने नहीं किया वो, क्यों? मज़ा जो होता है, मज़ा और मेयार दोनों साथ साथ चलते हैं और ये बॉर्डर लाइन है, और अगर जो है वो कहते हैं ज़रा सा उधर हो जाए तो फक्कड़पन और लगव गोई और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको मतलब ब्रांड पे रहना है, आपको बिल्कुल ही एक आम सती चीज़ पे नहीं जाना। तो सती चीज़ जो होती है उसका एक एडवांटेज जो होता है वो होता है कि उसको फ़ौरन समझ आ जाती है लोगों को और उस पर फ़ौरन रिस्पांस होता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लिखी उस रिस्पांस के लिए रहे होते हैं। वो थिएटर में जब मजाक करते हैं तो वो फ़ौरन रिस्पांस जिस पे आता है उसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मज़ाहनकार का ये मतलब उसके लिए लाजमी है कि वो लोगों को अपने लेवल पे लेके आए। अगर आप उनके लेवल पे चले गए तो फिर आप क्रिएटिव कहाँ के हुए? मयार बुलंद भी करना है अपने सुनने और देखने वाले का। बिल्कुल। यूसुफी साहब से मुलाकात भी आप? हाँ, यूसुफी साहब से मुलाकातें होती और आपकी किताब की जो रूनुमाई की तकरीब में भी वो? जी, वो मतलब मेरी जो शुरू में बहुत जो है मेरी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी जो स्टूडेंट लाइफ में तकरीबात हुई उनमें जितने बड़े मज़ाहनगार थे, मतलब इवन उनमें कर्नल मोहम्मद ख़ान साहब जो है उन्होंने अपनी तहरीरें भेजी, ज़मीर जाफ़री साहब तो ख़ुद तशरीफ़ लाते थे, शफीक रहमान साहब जो है उन्होंने उस पर कमेंट भेजे। उस वक्त दौर के जितने बड़े मज़ाहनगार होते थे, हमारे जो है ताउला कासमी साहब हमारे उस्ताद, जी जी, वो तशरीफ़ लाते थे। फिर जो है मुश्ताक यूसुफी साहब, मशकूर हुसैन याद साहब, मतलब जितने भी हम उल्लू बन रहे हैं, उल्लू बनाएंगे। तो वो जितने बड़े लोग थे उन्होंने एक हौसला अफजाई की। कामयाबियाँ
ग्राम भी गुजरती हैं कुछ लोगों को जब आप अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, फ्लरिश करते हैं, सामने आते हैं, तो कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं भी लगता? असल में होता है कि ये हम जब ऐसे किसी कंपैरिजन में जाते हैं, बुनियादी तौर पे होता है कि आप उस कामयाबी को इतना सवार करेंगे ओके ओके, तो तब किसी को ना दूसरी सोच रहे हो अपने बारे में, तो फिर हाँ, तो फिर वो दूसरे जो होते हैं उनको होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि हम अपनी कामयाबी को दूसरे की नाकामी बना देते हैं। तो जब आप दूसरों की नाकामियाँ से कामयाबी हासिल करेंगे तो फिर उसको अपनी नाकामी का दुख तो होगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा मेरा होता है कि मुझे ऐसी कोई जीत पसंद नहीं है जिसमें किसी की हार शामिल हो, क्योंकि जिसकी हार शामिल होती है उसमें उसकी बददुआ भी शामिल होती है, उसमें उसका कर्ब भी शामिल होता है, उसमें दुख भी शामिल होता है। मेरा एक फ़लसफ़ा है कि जो भी परेशानी होती है वो आपके दरवाज़े पे नॉक करती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर आती है। तो आप कम से कम परेशानियाँ चाहते हैं, कम से कम मुश्किलें चाहते हैं, तो आप जो है वो दरवाज़ा अपना बंद रखें, क्योंकि आप जब तक किसी परेशानी को इनवाइट नहीं करेंगे वो आपके यहाँ नहीं आएगी। न्यूज़ चैनल्स की हिस्ट्री में अगर पॉलिटिकल सटायर या मिमिक्री जो है, आप उसके बानी, ये मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता मैं बानी हूँ कि नहीं हूँ। जो सबसे पहला स्क्रिप्टेड प्रोग्राम जो था वो हम सब उम्मीद से ही था। ठीक है। और उसमें फिर हमने जो है फर्स्ट टाइम ये शुरू किया कि ये जो लुक लाइक्स लेके तो हमने पॉलिटिक्स पे कमेंट करना शुरू किया। ठीक है। मैंने हम सब उम्मीद से को अगर मैं देखूं तो एक बिल्कुल ही नया जहान आबाद हुआ, नए टैलेंट एक्सप्लोर हुए। मतलब शौकत ज़ैदी साहब को अगर आवाम का जो इशारा जैसे आपने बनाया, और डॉक्टर साहब आपके बारे में ये बात भी है, मैं जवाब भी अक्सर ये कहता है कि आपको अपने किसी किरदार से मोहब्बत हो जाती है, फिर जब आपको मोहब्बत होती है फिर आप उसके लिए ख़ास तौर पे लिखते हैं। ऐसा है आपके, आइदर इट बी अ सिटकॉम और सम ये जो पॉलिटिकल मिमिक्री है, या इसमें ऐसे ही है। उसमें होता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको मैं ना भी लिखना चाहूँ तो वो खुद अपने आप को लिखवा लेते हैं। वो मुझे इतना एक्साइट करते हैं कि उनका लिखना मुझे बहुत आसान लगता है, और जो बुरी एक्टिंग कर रहा होता है ना उस पर मैं लिखना भी चाह रहा होता हूँ तो वो दिल नहीं चाह रहा होता। इसी तरह जो फैमिली फ्रेंड में भी जो नसीम विक्की का खुशी का करैक्टर था वो तो एक एपिसोड के लिए था, एक एपिसोड। हाँ, अच्छा जी। तो उसको फिर हमने जो है वो साथ साथ कंटिन्यू किया। सुना आप ऐसा वक्त आया अदलिया बहाली की तहरीक और सारा आप अंडरग्राउंड भी गए, फिर बड़े आपकी तलाश भी जारी थी कि ये कौन है, ये क्या क्या चैलेंजेस है? ये होता है कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया तो मुझे जो है ना दो शख्सियात मिली, जिनमें एक तो एयरपोर्ट पे मिली जो है वो इकबाल अंसारी साहब, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब, और उसके अलावा जो है राशिद ख्वाजा का भी उन दिनों फ़ोन आया कि भाई ये तुमने पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना, कर क्या रहे हो? तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट था प्रोग्राम का वो ये था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, जो है हम किसी भी लीडर की कोई बात करते हैं दूसरे लड़ पड़ते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हम एक तंज़ो मज़ाह में भी बात करें, थोड़ा सा इन लोगों का जो खौफ है वो भी कम करें, हम तालिबान का खौफ कम करें। तालिबान वाला तो इशू कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये क्योंकि जिस आदमी का आप स्किट बना लेते हो और उसको देख के लोग उस पर हंस पड़ते हैं तो उसका खौफ उन लोगों की नज़र में कम हो जाता है। वो डिक्टेटर हो या कोई दहशतगर्द हो, जिसका खौफ कम हो जाता है फिर आप उसके लिए खड़ा हो सकते हैं। सो मैंने उन दिनों भी कहा था कि मैंने कहा कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी जो है वो बीबीसी और बाहर के मुल्कों ने उसको बहुत फ्लैश किया कि बहुत बड़ी फ़ाइट जो है वो कॉमेडी जो है उसके ज़रिए की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ने भी जो है रूस को लतीफ़ों से तोड़ा था, बम्बों से नहीं तोड़ा था। सो कॉमेडी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन। वो कह रहे हैं जिन्होंने आज़ादी दी उनसे मुलाकात हुई आपकी मुशर्रफ साहब से? नहीं, मुशर्रफ साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुशर्रफ साहब ने जब चैनल बंद किया तो उसमें हम सब एशिया भी था तो दूसरे प्रोग्राम्स भी थे, लेकिन जो थे मुशर्रफ जो था वो बड़े दिल का आदमी था, और उनकी जो वालदा थी और उनकी जो मिसेज़ थी उनको प्रोग्राम पसंद था। सो उनके जो नीचे लोग थे उन्होंने बंद किया था, उन्होंने फिर उनको कहा कि नहीं इसको इससे नहीं है फटा,
दूसरे प्रोग्राम जो है ना उन पे एतराज़ है। तो कभी मिलने की ख्वाहिश का इजहार आपने या उन्होंने नहीं, मैं तो मिलता नहीं उन लोगों से। पॉलिटिशियंस में से किससे मुलाकात आपकी कभी हुई? मेरी मतलब इत्तेफाक से कभी हो जाए, मतलब जो है चौधरी शुजात साहब से हुई। अब वो तो खैर बहुत नफीस आदमी है, वो और ही टाइप के जो है, मतलब एक जो सियासत में एक जो है ना रख रखाव वज़ादारी जो है खत्म है मेरे ख्याल में। उन पे ख़त्म है वो। मैं जब तक उनको नहीं मिला था मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो मतलब वो जो सियासत के जो आखिरी निशानियां हैं ना, जो नसरुल्लाह खान साहब और ये लोग उस दौर के थे, उन लोगों में से एक। नवाज शरीफ साहब से भी नहीं मिले? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जो था मेरा जो सबसे बड़ा जो टारगेट था जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, तो मुझे पहले दिन ही उस वक्त इन्होंने लाइव ट्रांसमिशन की, तो उसमें जो कुछ लोग थे हमारे, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया कि कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की। लेकिन उसके बावजूद पब्लिक ने 97% कहा कि ऐसा प्रोग्राम चाहिए। लेकिन बाद में देखिए, हम वाहिद प्रोग्राम था जिसमें यूनिफॉर्म में जो आर्मी चीफ था मुशर्रफ, हमने उनके स्किट्स बनाए, हमने कियानी साहब के बनाए, जितने भी लोग थे, क्योंकि हमने ये लिमिट रखी हुई थी, डरता वरता नहीं हो किसी से। हाँ, मतलब ये था कि जो अपनी हदूद से तजावज़ करेगा उसको हम। डॉक्टर साहब, क्या आपको पता था कि इसकी ये इम्प्लीकेशन और आपका प्रोग्राम एक ओपिनियन मेकर बन जाएगा, और ये कलम जो है वो जिसको हमेशा कहते हैं तलवार के मुकाबले में एक जहाद की एक सूरत थी, तो ये था आपको अंदाज़ा कि ऐसा होगा यहाँ तक? मतलब यह है कि कन्वे जब चीज़ें होती हैं तो फिर आप अपना मैसेज जो होता है, जो कन्वे करना चाहते हैं, जब आपको पता लगता है कि लोग खड़े होकर सुनने लगे हैं अपनी बात, तो फिर जो बात आपने कहनी होती है वो आप फिर कहने लगते हैं। मुझे ये था कि मैं ऐसा प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें कोई ये ना कहे कि मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। डरते किससे आप? डर से। डर से ही डरते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे डरावनी चीज़ जो है वो डर है। जो डर आपकी सलाहियतें जो है उनको सत्यानाश कर देता है, खौफज़दा करता है। मोहब्बत जो है उसमें होता है कि आप जितनी किसी से मोहब्बत करते हैं उतना उसके करीब होते हैं, जितना डरते हैं थोड़ा सा फासला हो जाता है, दूरी हो जाती है। फिल्म का मुझे डायलॉग याद है, डर मेरे पास आता है और मुझसे डर के चला जाता है। अच्छा जी, मेरे पास आता है और मुझसे डर के चला जाता है। अफजाल अहमद साहब जो थे उनका डायलॉग था, और उन्होंने अपने स्टाइल में कहा था। मैं अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछूं कि जमाल परस्त आदमी हैं आप, हुस्न को पसंद करते हैं? देखिए, हुस्न जो है बुनियादी तौर पे ये दुनिया है ही हुस्न। जहाँ कहीं बेतरतीबी आती है तो वो हुस्न से निकलती है। वाह, बहुत खूब। हुस्न इज बैलेंस। ठीक, तारे घूमते हैं, राइट, अच्छा लगता है, हुस्न लगता है। एक हुस्न पेंटिंग में आता है तो बहुत बड़ी पेंटिंग बनती है। हुस्न जो है वो उसमें आता है आपकी हरकत में तो इबादत बनती है। हुस्न जो है जब आपके उसमें आवाज़ में आता है तो फिर जो है वो खूबसूरत जो है नगमे और वो सारी बनती हैं। और इसी तरह जो हुस्न जो होता है वो एक उसमें आता है, तजसीम में आता है, मर्द और औरत में आता है, मुजस्सम होता है। तो उसमें जो है जब उसमें भी जब तरतीब होती है तो वो हुस्न होता है, तरतीब से जब निकलता है तो वो हुस्न से निकल जाता है। मैं सबा कमर को क्वीन कहता हूँ, मतलब व्हाट एन एक्टर शी इज। जो मिमिक्री का उसने वो किया आपके साथ काम, और मैं फिर वीना हाँ। और फिजा भी सारे, ये आपको पता था कि ये सब ये कर लेंगी या कैसे हुआ? और भी शायद बहुत सारे, मतलब जब आप लुकलाइक्स ढूंढते थे और उसके अलावा मतलब उसमें बड़े सारे लोगों के तो आइडियाज़ आपने वो किए। बल्कि मुझे याद है कि मैंने शायद आपके एक एपिसोड में जरदारी साहब का किया कैरेक्टर, वो आपने ही सोचा कि वो होगा, और फवाद वाज ऑफ द डे, और वो हो भी गया। हो गया। तो ये कैसे था डॉक्टर साहब, ये वाला थॉट जो है? असल में इसमें दो लेवल होते थे। एक लेवल ये होता था कि जो परफॉर्मर है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस जो थी उस पर भरोसा होता था। तो फिर मुझे ये होता था कि मुझे उस पर भरोसा है, अब मुझे अपने स्क्रिप्ट पे भी भरोसा है, तो ये कर लेगा। क्योंकि जब सबा भी आई शुरू में तो उसने कहा मैं जो है ना वो लिंकिंग तो कर दूंगी लेकिन वो मेरे से नहीं होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी ना करें। 2-4 एपिसोड के बाद उसके अंदर भी एक हुआ कि जो है ना वो फलां को, उनको तो बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है जो ये करते हैं।
तो बुनियादी तौर पे बेसिक टैलेंट होना ज़रूरी है। इतनी मॉनिटरिंग आपकी, आप इतनी संजीदगी से अपने काम को, मैंने ये इस तरह तो डॉक्टर साहब बड़ा कम देखा है, लिख दिया हो गया बस ठीक है, लेकिन आपकी ओनरशिप बहुत तगड़ी है। देखिए मतलब दो ही तरीके होते हैं, एक होता है बच्चा पैदा करो और किसी को अडॉप्ट करा दो, एक होता है कि अपना बच्चा जो है उसको उसके सारे माइलस्टोन्स में उसके साथ चलो। मैं सब माइलस्टोन में साथ चलने वाला बंदा हूँ, और अगर मुझे ये हो कि वहाँ करने वाला जो है वो उस पर मुझे ट्रस्ट होता है तो मैं उतना इजी हो जाता हूँ, जितना ट्रस्ट कम होता है उतना मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। दंगल जब मैंने जिक्र किया था कि आपका पहला खेल, और उसमें वो उस पहलवान का दंगल था जिसने एक खून जो है वो देने जाना था, एक ब्लड आप भी डोनेट करने गए थे डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे जो है याद है कि मैं वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तो मुझे पता चला कि बानो आपा को ब्लड चाहिए। तो मैं जो है उस पर बड़ा खुश था कि मेरा ब्लड तो सेम ब्लड है उनके साथ। लेकिन मैं वहाँ से जब गया ब्लड देने तक, तो मैं दुआ करता गया कि या अल्लाह मेरा ब्लड ले ले, ये ना हो कि उनको ज़रूरत ना हो या किसी और का ब्लड ले लिया जाए। क्योंकि मुझे उस वक़्त ऐसे लग रहा था कि ये मेरा माँ जी से एक ऐसा रिश्ता है और खून का रिश्ता होने जा रहा है, यही रिश्ता है ना, खून का रिश्ता। तो वो अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल की, और जो है माँ जी ने उस वक्त मुझे किताब दी और उस पर जो है वो उन्होंने ऐसी दुआ लिखी कि वो लगता है उन्हीं दुआओं से जो है। वो क्या दुआ थी डॉक्टर साहब? कि अल्लाह आपको जो है वो हमसे भी इज़्ज़त ज़्यादा दे। तो वो इतने बड़े लोग थे कि वो लोग ऐसी दुआएं देते थे कि कमाल है। मतलब वो बादशाह थे कि जो दूसरों को ये दुआ देते थे कि तुझे अल्लाह हमसे बड़ा बादशाह बना। शोबे का बादशाह ये उनकी दुआ थी। तो मतलब क्या मतलब डॉक्टर साहब आपको पता है कि मैंने द्वारी से बात की, वो हमेशा आपकी शुक्रगुजारिश में रहती थी। वो ब्लड आपने उनको डोनेट किया, वो ब्लड कैंसर का वो सिलसिला। अब यकीन जाने कि मेरे लिए वो इतना बड़ा ऑनर था कि वो लोग ब्लड दे के जब निकलते हैं तो वो होता है ना, थोड़े सी कमज़ोरी होती है। मुझे उसके बाद इतनी एनर्जी मिली, मैं इतना खुश था कि जो है मेरे वो हॉस्टल वाले लड़के सोच रहे थे कि शायद मेरा किसी अखबार में कोई आर्टिकल छप गया है, कोई इंटरव्यू छप गया है, तो उस पर मैं इतना खुश होता था। तो ये वाली एक हालत थी। तो ऐसे तो लगता है जैसे होता है दुआ कबूल होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ ज़िंदगी में कि जो होता है सारे मसले ही अल्लाह हल कर देता है, हर किसी के मसले हल कर देता है, हर किसी की ज़रूरतें पूरी कर देता है। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको भेजता है। अल्लाह। तो ये ऑनर है। हमें ये समझ नहीं आती, हम समझते हैं कोई बंदा हमारे पास आया है तो यार इसका जो है ना काम ना करो। भाई उसका काम तो अल्लाह ने कर देना है। तुम्हें एक मौका दिया अल्लाह ने कि यार तू कर दे, ये ऑनर है। नहीं ऑनर लेना ना सही। आपको पता है कि चाहे कॉमेडी हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, पॉलिटिकल सटायर हो, आप ये सारे दंगल बहुत आसानी से जीत सकते हैं, इसलिए कि आप अंदर का दंगल बड़ा अच्छा जीतते हैं और आप बड़े तगड़े पहलवान हैं डॉक्टर साहब। बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत। व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर साहब। माय प्लेयर, सलामत माय प्लेयर। बस खातिन हज़रात, डॉक्टर यूनुस भट्ट से ये मुलाकात मुख्तलिफ शायद आपको लगी हो, तो मैं बड़ी दफ़ा ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी किताब को और किसी भी शख्स को किसी एक सफ़े पर मत छोड़ दें, पढ़ें। और डॉक्टर साहब जितना पढ़ने पे ज़ोर देते हैं और जितना पढ़ते हैं ख़ुद और जितना देखते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, मैं उनसे आंखें भी नहीं मिला रहा था। वो कहते मैं वक्त ज़ाया नहीं करता, और अब्बा जी मेरे कहते हैं कि जो वक्त ज़ाया करते हैं वक्त उनको ज़ाया कर देता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।